Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about dental implants, a detailed video lecture about dental implant, and you will learn beyond your imagination. So let's start the video. What is dental implant? A dental implant is a material or device placed in or on oral tissue to support an oral prosthesis. ये एक ऐसा डिवाइस है जो हम ओरल टिश्यूज़ को और ओरल प्रोस्थेसिस को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हम क्या करते हैं, इन और ऑन, ये इसके टाइप्स है। ये हम इनसाइड द माउथ, ये पेनिट्रेट भी कर सकता है और ऑन द सरफेस पर भी रह सकता है। डेंटल इम्प्लांट इज़ यूज टू रिप्लेस अ मिसिंग टूथ, रिप्लेस मल्टीपल मिसिंग टीथ, रिप्लेस एन एडिजिलस आर्च। सिंगल टीथ को भी रिप्लेस कर सकता है, मल्टीपल मिसिंग टीथ को भी रिप्लेस कर सकता है और एक पूरे आर्च को भी रिप्लेस कर सकता है। सो दिस इज डेंटल इम्प्लांट। देखो डेंटल इम्प्लांट्स के पार्ट्स, ये हमारे पास क्राउन है, ये इसकी एबटमेंट है, ये स्क्रू है और ये फिक्सचर है। ये सारे पार्ट्स में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन एक सिंगल इम्प्लांट के ये पार्ट्स होते हैं। ये मेटालिक है, ये भी मेटालिक से बना है, लेकिन ये पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल है। ये हमारे पास एक डेंटल इम्प्लांट, ये हम देखो हमारे पास क्या है, ये बून है, एलुवेलर बून है। ये हमारे पास क्या है, माउथ एक क्रॉस सेक्शन है, एक जॉग का क्रॉस सेक्शन है। ये सिंगल टीथ का है। यहाँ पर मैंने लिखा है रिप्लेस अ मिसिंग टीथ, जो सिंगल टीथ को भी रिप्लेस करता है, पूरे आर्च को भी रिप्लेस करता है और मल्टीपल टीथ को भी रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अ डेंटल इम्प्लांट हैज़ दीज पार्ट्स। देखो यहाँ पर देखो, इस तस्वीर में सब कुछ क्लियर है। देखो मल्टीपल इम्प्लांट्स लगे हैं, कंप्लीट आर्च रिप्लेस हो रही है। देख लो, इस एडेंचुलस आर्च को रिप्लेस किया गया है डेंचुलस आर्च में। किस चीज़ ने? डेंटल इम्प्लांट्स ने। यहाँ पर हमने इम्प्लांट्स लगाए हैं और देखो कितना एस्थेटिकली प्लीजेंट लुक्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पर सिंगल टीथ है, यहाँ पर मल्टीपल टीथ है। तो इससे पता चलता है कि डेंटल इम्प्लांट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस इन डेंटिस्ट्री। तो इस तस्वीर में आप डेंटल इम्प्लांट्स के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन। देखो डेंटल इम्प्लांट्स, ये देखो हमने, ये इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है कि जस्ट एक मेटल आप ले लो और उसको माउथ में पुट करो, वो रिप्लेस कर लेगा। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए, कुछ प्रोसेस चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होंगे, तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, व्हाट इज ऑस्टियो इंटीग्रेशन? ऑस्टियो इंटीग्रेशन प्रोसेस इन विच लिविंग बोनी टिश्यू फॉर्म्स टू विद इन 100 एंगस्ट्रम ऑफ इम्प्लांट सरफेस विदाउट एनी इंटरवीनिंग फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। सिंपल है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन, हम एक बून में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ऑस्टियो कहते हैं बून को, इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन। ऑस्टियो इंडक्शन, process of promoting bone formation through a mechanism that induce formation of osteoblast। हम बोन को इंड्यूस कर रहे हैं कि बोन फॉर्म हो जाए। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रही है हमारी, अब कह ले एक मुदाखलत हो रही है, हमारी मॉडिफिकेशन हो रही है। लेकिन ऑस्टियो इंडक्शन में हम जो बोन है उसको इंड्यूस कर रहे हैं, बोन के ग्रोथ को इन्हेंस कर रहे हैं। अच्छा, इम्प्लांटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग और इंसर्टिंग अ मटीरियल सच एज इनर्ट फॉरेन बॉडी और टिश्यू विद इन द बॉडी, ये हमारे पास इम्प्लांटेशन है। डेंटल इम्प्लांट्स सिर्फ हमारे पास इम्प्लांटेशन का एक टाइप है। डेंटल इम्प्लांट भी हम कर सकते हैं, हिप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इम्प्लांट्स, हेयर इम्प्लांट्स भी होते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं। तो मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स है। लेकिन एक भी फॉरेन बॉडीज, देखो मेटल तो हमारे पास बॉडी का पार्ट नहीं है, ये जो है ये बॉडी का पार्ट तो नहीं है। हम इसको फॉरेन बॉडी को बॉडी में एडजस्ट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस बून में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ऑस्टियो इंटीग्रेशन है, और इस बून को जब हम ग्रोथ के लिए इंड्यूस कर लेते हैं ये ऑस्टियो इंडक्शन है। अच्छा, री इम्प्लांटेशन, री इंसर्शन ऑफ टूथ बैक इनटू इट्स सॉकेट सून आफ्टर एक्सीडेंटल और इंटेंशनल रिमूवल। देखो जब हमारे पास एक टूथ हमारे पास माउथ से उसकी इवर्जन हो जाए, तो जब हम उसको दोबारा पुट करेंगे, वही हमारा टूथ है, लिविंग भी हो सकता है, हम उसको रिप्लेस भी कर सकता है। जो टूथ हमारे पास लॉस हुआ है, अगर वो प्रॉपरली प्रिजर्व हुआ है, तो उस टूथ को हम बैक उसी सॉकेट में रख सकते हैं और हम उसको दूसरे मटेरियल से भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, इम्प्लांटेशन है। लेकिन इम्प्लांटेशन में ये बात मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्वेबल है कि हम ओरल टिश्यू में जो हमारे पास मिसिंग पार्ट है, उस मिसिंग पार्ट को हम रिप्लेस कर लेते हैं एक लिविंग टिश्यू से, जो कि फॉरेन मोस्टली नहीं होता। अच्छा, टेक्सचरिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस रफनेस ऑफ द एरिया टू विच बोन कैन बाउंड। देखो हमारे पास, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, ये कर्व्स है, हमारे पास क्या है, कर्व्स बने हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए बने हुए हैं। तो सरफेस एरिया को इन्हेंस करने के लिए, रिटेंशन को इन्हेंस करने के लिए हम टेक्सचरिंग करते हैं ताकि रिटेंशन इन्हेंस हो जाए। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको आने चाहिए।
अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्लांट्स, हमारे पास 4 मेजर क्लासिफिकेशन है डेंटल इम्प्लांट्स के। ये जो फर्स्ट 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियल इम्प्लांट्स आर वेरी रेयर। अच्छा, एंडोस्टियल, सब पेरियोस्टियल, ट्रांसऑस्टियल, ये हमारे पास क्या है, बाथरूम ट्रांसऑस्टियल, ट्रांसोस्टियल भी कहते हैं, लेकिन ट्रांसऑस्टियल इज मोस्ट प्रेफरेबल। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स है डेंटल इम्प्लांट्स के। अच्छा, एंडोस्टियल इम्प्लांट क्या है, देखो आप यहाँ पर देखो, एंडो मीन्स इनसाइड, स्टील मीन्स इनसाइड द बोन। तो देखो दीज आर द मोस्ट कॉमन, एक बात तो ये कि मोस्ट कॉमन है। दे आर प्लेस डायरेक्टली इनटू द जॉबून, ये जॉबून में डायरेक्टली पुट किए जाते हैं। देखो हमारे पास जॉबून है, हमने यहाँ पर इंसर्ट किए हैं इनसाइड, सो इट इज़ इंडस्ट्रियल। देखो अब इंडस्ट्रियल, देखो इंडस्ट्रियल में हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स है, ब्लेड फॉर्म में भी हो सकती है, सिलेंडर फॉर्म में भी हो सकती है, स्क्रू फॉर्म में भी हो सकती है। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स है इंडस्ट्रियल इम्प्लांट्स के। एग्जाम्पल इंक्लूड रूट फॉर्म इम्प्लांट्स एंड ब्लेड फॉर्म इम्प्लांट्स। रूट फॉर्म इम्प्लांट्स एंड ब्लेड फॉर्म इम्प्लांट्स आर द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल इम्प्लांट्स। देखो इनसाइड द बोन इम्प्लांट्स हो रहा है, इट इज़ इंडस्ट्रियल इम्प्लांट। इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स है। देखो इम्प्लांट्स टाइप अगेन, सब पेरियोस्टियल इम्प्लांट्स, दीज इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जॉबून बट बेनिथ द गम लाइक टिश्यूज। देखो सब पेरियोस्टल में हम गम्स के नीचे जाते हैं, लेकिन जो हार्ड बून है उसमें पेनेट्रेट नहीं करते, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ एंडोस्टियल। तो एक सरफेस पर आप कह सकते हैं सब पेरियोस्टियल ऑन पेरियोस्टियम। अच्छा, अ मेटल below periosteum, subperiosteum, below periosteum. A metal framework protrudes through the gums to hold the prosthesis in place. Very simple. Subperiosteal implants are less common than endosteal implants. देखो endosteal है, ये क्या है, subperiosteal है, on the surface है, and transosteal across the bone चला जाता है, तो फिर हम इसको transosteal कहते हैं। देखो transosteal भी एक endosteal है, लेकिन endosteal को जब हम आप कह लें कि उसका लिमिट ज़्यादा कर लेते हैं तो उसको हम फिर ट्रांसऑस्टियल कहते हैं। ट्रांसऑस्टियल में हम इनसाइड द बून जाते हैं, लेकिन अक्रॉस द सरफेस, अक्रॉस द बून को हम क्रॉस कर लेते हैं। देखो बून को क्रॉस किया गया है। अगर ये यहाँ पर होता, इनके यहाँ पर स्टॉप हो जाता, तो फिर क्या कौन सा होता है, इंडोस्टियल होता। अच्छा, ट्रांसऑस्टियल आल्सो नोन एज थ्रू द बून इम्प्लांट, दे आर कॉमन एंड इन्वॉल्व्स अ मेटल प्लेट और पिन दैट पास थ्रू द जॉबून। थ्रू द जॉबून कौन सा है, ट्रांसऑस्टियल। Transosteal implants are usually used in case where there is minimal bone height. जब bone height कम होता है तो इजीली वो क्रॉस होगा। तो यहाँ पर एक और एमसीक्यूज भी आया है, जब हमारे पास bone thickness ज़्यादा होगा तो कौन सा इम्प्लांट यूज़ होगा, इंडोस्टियल। जब bone length कम होगा वहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, bone thickness कम होगा वहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, ट्रांसऑस्टियल। तो इस पिक्चर में आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, देखो ये डेंटल इम्प्लांट्स के कंपोनेंट्स हैं, मैंने पहले वाले स्लाइड में भी बताया था। ये हमारे पास मेटालिक क्राउन है, मेटल सिरेमिक क्राउन है, पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल है, ये एबटमेंट है, ये इम्प्लांट है, और ये क्या है, फिक्सचर है। तो इम्प्लांट्स के पार्ट्स है, ये फिक्सचर है, स्क्रू है, यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे को इम्प्लांट कहते हैं, लेकिन ये क्या है, फिक्सचर। हमारे पास क्या है, स्क्रू है, ये फिक्सचर है। तो ये गम्स में फिट होता है, इस तरह ही देखता है हमारे पास माउथ में। तो ये परमानेंट टीथ है और ये एक डेंटल इम्प्लांट है। रूट में डिफरेंशिएशन है, एस्थेटिकली बहुत ही प्लीजेंट होता है। लेकिन एक बात ये तो कि ये एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो इजीली अप्रोचेबल नहीं है। अच्छा, देखो हम इम्प्लांट इंसर्ट कैसे करते हैं, टाइप्स तो हमने पढ़ लिए, हम इंसर्ट कैसे करते हैं। तो एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है जो इस पिक्चर में बहुत ही क्लियर है। देखो इम्प्लांट इज इंसर्टेड इनटू बोन। पहले हम बोन में क्या बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे, किस चीज़ से बनाएंगे, बर्निशर से बनाएंगे। इसके अलावा और पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स भी है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बोन। देखो अस्टिव इंटीग्रेशन होगी, अस्टिव इंटीग्रेशन हमारे पास जो फॉरेन बॉडीज़ के इर्द गिर्द जो इंटीग्रेशन हो रही है, जो फॉरेन बॉडी है और बून है उसके दरमियान इंटीग्रेशन रिलेशन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अस्टिव इंटीग्रेशन कहेंगे। तो पहले हम स्पेस बनाएंगे, वैक्यूम बनाएंगे फॉर इम्प्लांट, फिर इम्प्लांट पुट करेंगे, इम्प्लांट का कौन सा पार्ट, फिक्सचर पुट करेंगे, फिक्सचर के इर्द गिर्द हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बून बनेगा, अस्टिव इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद उसके पास ऊपर एबटमेंट पुट करेंगे, डेंटल एबटमेंट इज प्लेस्ड ऑन द डेंटल इम्प्लांट। अभी फ्यूज़ हो जाए, डेंटल इम्प्लांट फ्यूज़ हो गया, बॉडी ने रेजिस्ट नहीं किया, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन शो नहीं हुआ, यहाँ पर गैंग्रीन वगैरह नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये एबटमेंट पुट करेंगे। अगर हमने डायरेक्टली इम्प्लांट पुट किया, एबटमेंट पुट किया, टीथ भी पुट किया, तो वैसे ही हमारे एक्सपेंसेस जाएंगे और टीथ हमारे पास सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कहते हैं पहले हमने रूट्स कंप्लीट करने हैं, रूट्स को मजबूत करना है, उसके बाद हम और प्रोसेस करेंगे। इसके बाद हम पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन फिट करेंगे। सिरेमिक क्राउन इज प्लेस्ड विच रिप्लेस द रियल टूथ। सो दिस इज द कॉमन अप्रोच यूज्ड फॉर डेंटल इम्प्लांट इम्प्लांटेशन। एक बात और याद रखो, हमारे पास जो मिक्सिलरी और मैंडिबुलर आर्च में है उसमें ड्यूरेशन अस्टिव इंटीग्रेशन का डिफरेंट है। ये बात मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप सुन लो।
अस्टिव इंटीग्रेशन हमारे पास मेंडिबल में फास्ट होता है एज कम्पेयर टू मिक्सिलरी। तो मेंडिबुलर में जो ये ड्यूरेशन होता है फॉर अस्टिव इंटीग्रेशन ये 3 मंथ्स होता है, वाइल इन द केस ऑफ मिक्सिलरी इट इज़ 6 मंथ। तो आपने ये बात रखना है कि हमारे पास जो मेंडिबुलर में है उसके ड्यूरेशन कम होता है अस्टिव इंटीग्रेशन का। क्यों? आपको पता है मेंडिबल एक कंप्लीटली ट्रू बोन है, न्यूमेटिक बोन नहीं है। मैक्सिलरी एक न्यूमेटिक बोन है। सेल्स, ब्लड सप्लाईज, बोन मेरो ये किस चीज़ में ज़्यादा है? मैंडिबुलर बोन में ज़्यादा है। तो वहाँ पर अस्टिव इंटीग्रेशन का रेट फास्ट है, वाइल मैक्सिलरी में हमारे पास अस्टिव इंटीग्रेशन का रेट स्लो है। तो आपने ये बात याद रखनी है और आपने इसको अपने माइंड में रखना है। अच्छा, मेथड ऑफ द सरफेस ट्रीटमेंट, मैंने कहा था कि सरफेस हमने ट्रीट करना है। फिक्सचर तो होगा ये, जब इसके इर्द गिर्द अस्टिव इंटीग्रेशन भी दरकार है ना, तो इसके लिए हम इसको मॉडिफाई करते हैं फॉर रिटेंशन, फॉर बायोकम्पेटिबिलिटी एंड मेनी मोर रीजंस। अच्छा देखो, प्लाज्मा स्प्रेइंग हम कहते हैं ताकि हम इसको बायोकम्पेटेबल बनाए। एसिड एचिंग कहते हैं, एसिड एचिंग मोस्टली कॉमनली यूज फॉर रिटेंशन। ब्लास्टिंग विद एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी हमारे पास किसके लिए होता है? रिटेंशन के लिए यूज़ होता है एंड सरफेस मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात मिस हुई है, ये बात रखो कि हम इसको बायोकम्पेटेबल बनाते हैं बाय अप्लाइंग बायो एक्टिव ग्लास, जो आगे आने वाला है। तो बायोकम्पेटेबल हम हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्रिस्टल यहाँ पर डिपॉजिट कर लेते हैं, हाइड्रो एपिटाइट क्रिस्टल्स, तो ये अस्टिव इंटीग्रेशन फिर एनहेंस हो जाती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स क्या है? देखो, मेटालिक है एंड नॉन मेटालिक है। एंड द बेसिस ऑफ इम्प्लांट मटेरियल, देखो टाइप ऑफ इम्प्लांट्स आर subperiosteal, endosteal, transosteal and epithelial, while types of implant material is metallic and non-metallic। तो आपने ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये मटेरियल है और वो डेंटल इम्प्लांट्स होते। अच्छा, टाइटेनियम है, स्टेनलेस स्टील है एंड कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय है। देखो, ये मैंने मेटालर्जी के बाद डायरेक्ट ही पुट किया, बुक्स में ये मेटालर्जी ही के साथ है। जिस तरह सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी बुक वालों ने मिक्स किया है। लेकिन मिक्स जब एक चीज़ मिक्स हो जाए, और ये अब मोस्टली बुक्स के एंड में चैप्टर के एंड में लिखा गया है, तो चैप्टर के एंड में फिर इंसान को इसका इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए एंड में आया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैंने इस पर एक अलग अलग वीडियो बनाई थी। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, मैं स्टील में फ्यूज़ कर लेता, इसको मैं कोबाल्ट क्रोमियम में मिक्स करके जस्ट सुपरविजन ले देता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ख्वाह वो एज ही क्यों ना हो, उसको मैं इतना वीडियो नहीं दूंगा। तो हमारे पास टाइटेनियम है, मोस्ट कॉमनली यूज इज टाइटेनियम, देन स्टेनलेस स्टील एंड देन कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय। ये तमाम तर एलॉय मैंने मेटालर्जी वाले सीरीज़ में कंप्लीटली पढ़े हैं। तो जाके मेटालर्जी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर लो एंड इंशाल्लाह यू विल बी सो हैप्पी एंड अमेज्ड। टाइटेनियम एंड इट्स एलॉयज, मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? टाइटेनियम एंड इट्स एलॉयज। सेवरल फेवरेबल, अच्छा ये क्यों यूज़ होगा? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो इस जो वेयर पेज है या जो आप कह लो रिटेंशन बेस्ट होगी और लॉजिंग के चांसेस कम होंगे। हाई हीट रेजिस्टेंस, हाई स्ट्रेंथ कंपेरेबल विद स्टेनलेस स्टील, कोरोजन रेजिस्टेंस। तो हमें तो यही चाहिए ना, जनरल कंसेप्ट है। अगर ये प्रॉपर्टीज किसी चीज़ में नहीं है तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो दीज प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन टाइटेनियम, सो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। Which form of titanium? Alloy of titanium or pure form of titanium? So pure form of titanium is most commonly used. अच्छा, स्टेनलेस स्टील भी हमारे पास यूज़ होता है, यूज इन द फॉर्म ऑफ सर्जिकल अस्टेनेटिक स्टील। देखो, स्टील के मुख्तलिफ फॉर्म से हमारे पास मार्टेनिस्टिक है, सीमेंटेट है, फेर्रेट है, अस्टेनेटिक है। ये सारे फॉर्म्स मैंने स्टील एंड रॉड एलाइज में डिटेल से पढ़ा है, हर एक के फॉर्मेशन मैंने पढ़ा है, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, यूजेस क्या है। ये सारे कंसेप्ट इस प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे, वीडियोस सारे प्लेलिस्ट में है। मैं अगेन वो बात कर रहा हूँ कि पहले डेंटल मटेरियल सीखना है तो पहले वीडियो से स्टार्ट लो, इन तक आ जाओ, कहाँ पर भी जाना आपकी ज़रूरत नहीं। इस प्लेलिस्ट को आप देख लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट को आप इजीली आप एस कर सकते हो। दीज इम्प्लांट्स हैव 8% क्रोमियम एंड 18% क्रोमियम एंड 8% निकल, 18/8 स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील और स्टील में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बताया है। स्टील क्या है ये भी उस वीडियो में मौजूद है। पोजेस हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, देखो ये प्रॉपर्टी हमारे पास टाइटेनियम में नहीं थी लेकिन यहाँ पर है, वहाँ पर कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं है, यहाँ पर आप कह लें स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी भी बेस्ट है। नॉट वाइड यूज इन इम्प्लांट इन डेंटिस्ट, ये इतने कॉमन नहीं है। क्यों? इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस और वो फिनोमेना इतने अच्छे नहीं है। पैसिवेशन एंड आइज इम्प्लांटेशन आर यूज टू इम्प्रूव दी कोरोजन रेजिस्टेंस। में देखा हम अप्रोचेज अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन इंट्रिंसिकली इसमें इतने अच्छे प्रॉपर्टीज़ नहीं है।
अच्छा, कोबाल्ट क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम एलॉयज कंटेन 63% कोबाल्ट, 30% क्रोमियम एंड 5% मोलिब्डेनम। इस कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में मैंने कोबाल्ट का रोल बताया है, क्रोमियम का बताया है, माइनर एलिमेंट्स है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, सिल्वर है, उस सारे के रोल्स हमने बताए हैं, जिंक का रोल बताया है। तो आप कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज में बेस मेटल एलॉय वाले वीडियो में देखो, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, मैंगनीज एंड निकल्स आर आल्सो प्रेजेंट, हर एक का रोल हमने बताया है। मोलिब्डेनम इज स्टेबलाइजर, मोलिब्डेनम क्या है? स्टेबलाइजर है। क्रोमियम प्रोवाइड पेसिवेटिंग इफेक्ट फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस, क्रोमियम हमारे पास दो काम करता है, एक पेसिवेटिंग इफेक्ट करता है, एक सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट करता है। तो ये उस वीडियो में मौजूद है। कार्बन सर्व एज हार्डनर, देखो कार्बन आपका ज़्यादा होता है तो हार्डनेस इंक्रीज होती है, वो मैंने कटिंग बनाना करते हैं। हाइपर यूटेक्टाइड एंड हाइपो यूटेक्टाइड एलॉय में पड़े हैं स्टील वाले चैप्टर में, वीडियो में यहाँ पर मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। अच्छा, सिरेमिक एंड सिरेमिक कोटेड इम्प्लांट सिस्टम, देखो अब इसको देख लो। मेटल वाला सिस्टम गया, देखो ये मेटल वाला था, 3 सिस्टम थे, ये ऑलरेडी हमने फिनिश किए। अब ये एक न्यू कंसेप्ट है, ये आपने इसको साथ मर्ज नहीं करना। यहाँ पर सिरेमिक है, देखो ये क्या है? सिरेमिक है। वहाँ पर क्या था? डेंटल इम्प्लांट में क्या था? मेटल था। यहाँ पर सिरेमिक से भी हम ये बना सकते हैं, लेकिन इट इज़ मोर वे एक्सपेंसिव देन डेंटल में जो हमारे पास मेटल है। अच्छा, इसका जो बायोकम्पेटिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसके लिए बायो एक्टिव ग्लास का ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोएप्टाइड को इतने हम डिपॉजिट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू मेटल। इसके रिटेंशन भी ज़्यादा है, एस्थेटिकली प्लीजेंट भी है, लेकिन वन मेजर साइड इफेक्ट इज़ हाई कॉस्ट एंड वेरी कम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर दियर इम्प्लांटेशन। अच्छा, सिरेमिक्स और पोर्सिलिन, सिरेमिक और पोर्सिलिन के वीडियोज़ में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद होगी। Ceramics can either be plasma spread or coated onto an implant surface. Ceramics can stand low tensile stress but high compressive strength. देखो ceramics की प्रॉपर्टी है, ceramics और हमारे पास जो एमलगम है इनको प्रॉपर्टीज है कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कम है, बट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज वे मोर बेटर देन दियर टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, एल्यूमिनिया है हमारे पास इसमें सिरेमिक में, और जिरकोनिया भी है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सिरेमिक इम्प्लांट्स बिकॉज ऑफ its inert nature, and zirconia also high degree of inertness, but alumina has high surface visibility. alumina और zirconia को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पोर्सिलिन वाले चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, 2 वीडियोस उसमें मौजूद होंगे, आप उसको फिर वॉच कर लें। तो ये हमारे पास क्या है? सिरेमिक से भी बना सकते हैं हम, और इलाई से भी बना सकते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है? ये इलाई वाला है, टाइटेनियम है, मोस्ट कॉमनली यूज पेवर कमर्शियली टाइटेनियम, एंड इट इज जिरकोनियम। इट इज़ मोर प्लीजेंट एंड एस्थेटिकली गुड, इट इज़ नॉट गुड एज जिरकोनिया। इसका रिटेंशन बहुत होगा, ज़्यादा होगा इसका रिटेंशन एज कम्पेयर टू दिस इज़ वेरी लेस। सो ये क्या है? हमारे पास सिरेमिक है, जिरकोनिया है, एंड इट इज़ टाइटेनियम। हार्डनेस क्या है? देखो हमारे पास इस टाइटेनियम में हमारे पास क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है हार्डनिंग के लिए। जिरकोनिया की एक ब्यूटी है ट्रांसफॉर्मेशनल हार्डनिंग। ये क्या है? पोर्सिलिन के चैप्टर में मौजूद है। ट्रांसफॉर्मेशनल हार्डनिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ जिरकोनिया। अच्छा, बायोग्लास, शुक्र है ये प्रेजेंट है, मैंने कहा था कि मैंने मिस किया, लेकिन मौजूद है। अब आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इन अदर फॉर्म ऑफ बायोएक्टिव सिरेमिक्स, ये भी एक बायोएक्टिव सिरेमिक है। फॉर्म a carbonated hydroxyapatite layer in vivo inside the body. This result in the formation of calcium phosphate layer. Calcium phosphate layer cause osteoblast to proliferate. देखो जब इसको हम बायोएक्टिव ग्लास को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं या इस जगह पर अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा? देखो डेंटल इम्प्लांट जो मेटालिक है उस पर हम अप्लाई करते हैं बायोएक्टिव ग्लास को, while in zirconia or ceramic it is inside present in the composition of ceramic. So which one is more biocompatible and which one will have fast rate of osteointegration? Ceramic obviously. तो ये क्या है? इस पर हम अप्लाई करते हैं ताकि ऑस्टियोइंटीग्रेशन को एनहेंस किया जा सके। अच्छा, अदर इम्प्लांट मटेरियल्स, इसके अलावा हम मेटालिक में मैंने डिस्कस किए, उसके बाद सिरेमिक डिस्कस किए, इसके अलावा और भी मटेरियल अवेलेबल है। तो पॉलीमर्स है, अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर डेंटल इम्प्लांट्स फॉर्मेशन। तो आपको सारे मटेरियल्स का लिस्ट एटलीस्ट नाम याद आने चाहिए कि ये यूज़ हो सकते हैं और ये नहीं। अच्छा, पॉलीमिथाइल मिथिक रिलेट, ये मैंने डेंचर बेस्ड मटेरियल में पॉलीमराइजेशन की सीरीज़ में कम्प्लीटली और डिटेल लेक्चर मेरे ख्याल से 40 मिनट की वीडियो इस पर भी मौजूद है, आप वहाँ पर देख लो। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, ये भी एक मटेरियल है जो यूज़ होता है पॉलीमराइजेशन में। अच्छा, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स हमने मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कार्बन, स्टील वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कार्बन से कौन से अमाउंट इलाइज बनते हैं। कार्बन सिल्वर में भी है, स्टेनलेस सॉरी हमारे पास स्टील में भी है और स्टेनलेस स्टील में भी है। इसके अलावा सीमेंटेड में है, फेर्रेट में भी है, मार्टेनिस्टिक स्टील में भी है और स्टेनेटिक स्टील में भी कार्बन मौजूद है। अच्छा, तो ये बस वीडियो यही तक थी।
आई होप आपको बहुत कुछ समझने को यहाँ पर मिला होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो काइंडली सपोर्ट माई एफर्ट्स एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, मैंने कुछ मिस किया हो, मैं तो चारों बुक्स को देखता हूँ, मैं कैब को, फिलिप को और मैंने बलील को एंड टर्स को, इसके बियॉन्ड में बुक्स नहीं देता, ये चार बुक्स में देता हूँ। और अपना जो मैंने स्टडी की है लेक्चर से सीख के या अपने जो मैंने स्टूडेंट्स लाइफ में सीखे थे वो सब मैं आपको यहाँ पर इन स्लाइड्स में प्रिपेयर करता हूँ। मैं स्लाइड को ओवरलोड नहीं करता, मैं बहुत से बातें ओरली वर्बली ही कह देता हूँ। तो आप मेरे लेक्चर के साथ जो स्लाइड्स है उसके साथ मेरे जो बात है उन पर भी फोकस करो। अगर मैं स्लाइड्स पर बहुत सब कुछ लिखूंगा तो बहुत ही ओवरलोडेड देखेंगे और फिर आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं स्लाइड पर इतना कुछ नहीं लिखता और मैं वर्बली कोशिश करता हूँ कि आपको सब कुछ बता सकूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।